हेलो एंड वेलकम टू जेएल झारखंड लाइव प्राइजन क्लासेस। झारखंड लाइव प्राइजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे साथ जो हैं अचल सर पीजीटी के लिए हिस्ट्री क्लास का जो ओरिएंटेशन रखना चाह रहे हैं। और अचल सर के बारे में ख़ास बात यह है कि अचल सर मतलब कमाल है। इनका अगर फील्ड देखा जाए राइटिंग स्किल पे तो इनकी 3-4 बुक है जो आ चुकी है झारखंड स्पेशल पे ही, और झारखंड के ट्राइबल कल्चर पे, यहाँ पे अभी यूपीएससी का इंडियन हिस्ट्री की बुक लिख रहे हैं सर। तो इनकी कुछ बुक हैं जो हम खुद भी है देखे हैं। पहला बुक जो है उनका ट्राइबल पीडिया है और एक झारखंड प्लस है। उसके बाद एक उनकी बुक है होड़ सेरेंज, और उसके बाद एक है पॉलिटिकल इश्यूज़ इन इंडिया, और इंडियन हिस्ट्री यूपीएससी के लिए भी लिख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी है कि सर ने जो है सर्टिफिकेशन कोर्स हार्वर्ड से जो है अभी भी इनका किया हुआ है, और साथ साथ जो है वो एक रिसर्च एसोसिएट भी हैं। तो इतना सारा काफ़ी है इंट्रोडक्शन इनके लिए। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम डायरेक्ट अचल सर को बोलते हैं कि अचल सर आएँ और पीजीटी के लिए हिस्ट्री का जो भी इनको लगता है वो ओरिएंटेशन आप लोग का लेंगे। अब आपके अचल सर से बात करें प्लीज़। थैंक यू सर। इसको जेब में डाल लेते हैं। जी सर। ओके सर। हाय गाइस, सबको मेरा जोहार, नमस्कार। और आई बिलीव सर ने बहुत अच्छा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको। एंड सपोजिंगली आई एम वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन JLPC अलॉन्ग विद शाहनवाज सर। एंड सो सिंस PGT नोटिफिकेशन आर आउट, कल आ चुकी हैं एंड हिस्ट्री में भी आ चुकी हैं। So I am very thrilled and delighted to be the part of the sir and this institution. And तो ज़्यादा समय spoil नहीं करते हम लोग, और let's go to the syllabus part and everything that we need to do for the PGT classes along with you. तो as you know, 1 minute. Okay. Is okay. So many of you must be knowing कि इनमें एक जनरल पेपर है, जनरल पेपर 1 है, और फिर ये स्पेसिफिक पेपर है जो कि हमारा हिस्ट्री का सिलेबस का पार्ट रहेगा। तो फ्रॉम एंशियंट टू मिडाइवल टू मॉडर्न और वर्ल्ड अफेयर्स में अप टू USSR की विखंडन होने तक की 1991 तक की सिलेबस हमें कवर करना है। स्पेसिफिकली सेइंग ये सिलेबस बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है और ये बहुत ज़्यादा डीप है। बट लेटिंग यू वन थिंग नो कि जो यूपीएससी में या फिर जो सिलेबस का जो हिस्ट्री का जो पैटर्न होता है वो लाइट हाउस टाइप का होता है। डैट इज़ वेरी क्या कहते हैं कि इवेंट बेस्ड, और फिर उसकी ना वर्टिकली क्या कहते हैं कि हॉरिजॉन्टली उसकी जो होती है सब डिवीजन सब पार्ट में उसकी होती है। तो ये एक एंक्शसनेस क्रिएट करता है, एक डर, फियर क्रिएट करता है स्टूडेंट्स में कि कितनी डीप और कितनी क्या कहते हैं कि इलोंगेटेड हिस्ट्री की सिलेबस है। सो वी डू नॉट नीड टू क्या कहते हैं कि सो वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द सिलेबस। एंड चलते हैं पहले एंड देन वी विल लेट अस चलते हैं पहले एंड दे विल लेट यू नो कि इसकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। तो दे फिर फर्स्ट सेक्शन दैट इज़ अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री इटसेल्फ और सोर्सेज एंड अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ अर्ली मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको इंटरफेयर करना चाहूँगा कि जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं, सोर्सेज तो आप लिटरेरी सोर्सेज जान रहे हो, नॉन लिटरेरी सोर्सेज जान रहे हो, क्वाइनेस जान रहे हो, म्यूजियम से जो चीज़ें मिल जाती हैं, रिसर्च वगैरह सब चीज़ें हैं, प्राइमरी सोर्सेज है, सेकेंडरी सोर्सेज है, टर्शियरी सोर्सेज हैं। बट अपार्ट फ्रॉम डैट जो अप्रोचेज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं होती हैं अमंग द रीडर्स। तो एक वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं कि अप्रोच क्या होता है। तो लाइक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात अगर हम करें तो उसमें ग्रीक अप्रोच सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है, प्राइमरी। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि मगध के बारे में हमें इंफॉर्मेशन इंडिका बुक से मिलती है जो कि मैगेस्थनीस ने कंपोज की थी। तो इंडिका का कुछ फ्रैक्शंस ही है जो कि आज की डेट में अवेलेबल है उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट की।
उसके अलावा ग्रीक जितने भी हिस्टोरियंस हैं, फिलोसफर्स हैं, हु आर एक्चुअली रिलेटेड विद द ट्रेड कल्चर एक्सचेंज विथ एंशेंट इंडिया और सब कॉन्टिनेंट टू बी प्रिसाइजली, जो कि आज का पाकिस्तान का भी रीजन है, बांग्लादेश का भी रीजन है और इंडिया का रीजन है जो कि डील करता है, बलूचिस्तान का रीजन है जो कि डील करता है। तो जैसे मैगस्थनीज हो गए, टॉलमी हो गए, प्लूटार्क हो गए, स्ट्रैबो हो गए, प्लिनी हो गए, इनकी एक ग्रीक अप्रोच को इन्होंने ना इनरिच किया, एसेंस दिया। सेम हम बात करते हैं कि जब मिडाइवल हिस्ट्री की जो हमारी बिगिनिंग थी, तो लाइक यू कैन से डैट 10th सेंचुरी में जब अल-बिरूनी का क्या कहते हैं कि इंडिया में आना होता है, अल-बिरूनी जो कि 973 से लेकर के 1048 सेंचुरी तक जिनकी लाइफ का काल है, जीवन काल है, आई मीन टू से, तो उन्होंने संस्कृत जितने भी आपके कहे स्क्रिप्चर्स हैं इंडिया के, उनको पढ़ना शुरू किया, है ना। उनके बुक है तहकीक हिंद, जिसे तारीख़ हिंद भी कहते हैं। तो ये एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानी जाती है मिडाइवल हिस्ट्री की बिगिनिंग से के लिए। उसके बाद तो फिर आप जैसे जैसे टर्किश इन्वेजन होते हैं, उनके साथ लोग आते जाते हैं, तो ये इनरिचमेंट बढ़ते जाती हैं। हालांकि ये जो मैंने अभी अरबो टर्किश अप्रोच अभी बताया है, इट्स आल्सो गिव यू अ सेंस ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स द हिस्टोग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, स्पेसिफिकली इंडिया। अपार्ट फ्रॉम डैट फिर हम मॉडर्न में आते हैं, तो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, ये जो एक डिबेट है ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजलिस्ट, तो ओरिएंटलिस्ट जो कि अप्रोच था कंपनी का, ब्रिटिशर्स का, जिसमें कुछ बड़े बड़े नाम हैं, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर जो कि जर्मन थे, उसके अलावा J.S. मिल, विंसेंट आर्थर स्मिथ जिसने नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को डिक्लेयर किया था, एज यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। तो ये भले ही क्या कहते हैं कि 16, 17, 18 सेंचुरी से ये जुड़े हुए हों, लेकिन इन्होंने इंडियाज़ के एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पे, ट्रेडिशन के ऊपर इन्होंने जाकर के काम किया है। तो इनकी जो रिकग्निशन है वो कंप्लीट इंडिया के बारे में ये सिर्फ समझना चाह रहे थे, तो इनकी एक अप्रोच आई जिसको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है, और ये उसके प्रणेता थे। दे वर द पायनियर ऑफ दिस स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। अपार्ट फ्रॉम डैट मैक्स मूलर की सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट जो कि वेदास के ऊपर बेस्ड थी, और एशियाटिक सोसाइटी तो 1784 में विलियम जोन्स ने इस्टेब्लिशिंग की थी कैलकाटा में, तब की कैलकाटा में। इसके काउंटर हिस्ट्री में क्या होता है ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है थ्योरी, थीसिस, एंटीथीसिस एंड देन सिंथेसिस। तो इसके एंटीथीसिस में ना फिर नेशनलिस्ट हैं कि इनका मानना था कि वो कॉलोनियल लिगेसी से वो ग्रस्त हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने पढ़ाया है। तो उन्होंने इंडिया फोबिक हो गए वो पढ़ाने में। इनफैक्ट इंडिया का मतलब यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो कंपोजिट कल्चर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो वो नेशनलिस्ट का फिर रिएक्शन आया कि नहीं, क्योंकि हड़प्पा से भी चीज़ें फिर मिलने लगी, तो धीरे धीरे एक्सकेवेशन होने लगा, डिस्कवरी होने लगी, तो ब्रिक बाय ब्रिक एक वॉल बनने लगी, द वॉल ऑफ नेशनलिस्ट हु वर प्रो इंडिया। तो इसमें इनिशियल के नाम में R.C. भंडारकर हैं, लेकिन बाद के नाम में H.C. रॉय चौधरी, R.C. मजुमदार, K.P. जायसवाल, और सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट फिर लास्ट में केएल नीलकंठ शास्त्री, ये आते हैं। इसके अलावा जो फाइनल हमारा अप्रोच रहेगा हिस्ट्री में, जो रहता है मेन, वो रहता है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का, और इसमें तो D.D. कौशाम्बी सबसे बड़े नाम आते हैं। मार्क्सिस्ट वो हिस्टोरियन हैं जिन्होंने प्रतिहार वर्ग जो हिंदी में कहा जाता है, प्रोलेटेरियन, क्या कहते हैं आपका सबाल्टर्न हिस्ट्री को, क्लास स्ट्रगल को, वर्कर्स स्ट्रगल को, इसके बारे में उन्होंने फोकस किया। ये वो क्लास है जो चैलेंज करता है कि गुप्ता का काल इज़ नॉट द गोल्डन एज, क्योंकि गोल्डन एज तो सब एज होती है, लेकिन गरीबों के लिए, सबाल्टर्न्स के लिए, सफ़रर्स के लिए, इनके लिए कौन सा वर्ग क्या कहते हैं कि गोल्डन वर्क होता है, टाइम होता है, पीरियड होता है। तो दीज आर द अप्रोचेस जो कि हमें करनी है हिस्ट्री में। तो फिर हम जाते हैं इनके सिलेबस के ऊपर, राइट। तो सोर्सेस जो हमने बताया कि लिटरेरी सोर्सेस एंड प्राइमरी सोर्सेज में जो खास करके होती हैं, फिर सेकेंडरी सोर्सेज एंड टर्शियरी सोर्सेज।
सेकेंडरी सोर्सेज वो होती हैं जो कि किसी के बुक के बेस्ड ही किसी ने किताब लिख दिया हो, जैसे कि अबुल फजल ने मान लीजिए कि अकबरनामा लिख दिया हो, तो उसके ऊपर में 2-4 और जो ऑथर्स ने उसकी इंटरप्रिटेशन अलग 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 तरीके से निकाली, तो फिर वो सेकेंडरी सोर्सेज हो जाती हैं। और फिर उस किताब के ऊपर में अगर मान लो कि मैं किताब लिखता हूँ तो वो टर्शियरी सोर्सेज हो जाती है। तो इसमें इंटरप्रिटेशन और ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी ये सब इरोड होती है, ये सब खत्म होते जाती है। अप्रोचेस हमने डील किया यहाँ पे। इसके बाद है कि शुरू से शुरू करते हैं, तो अर्ली पास्टोरल एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, इसमें बेसिकली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेस्ड में तो होता क्या है फिर कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, फिर आयरन एज आपका आता है और चाल्कोलिथिक आती है आपकी, कॉपर एज आता है आपका। तो ये 5 सब डिविजन्स हो जाएंगे आपके इस पीरियड के। इसमें आपके इम्पॉर्टेंट साइट्स क्या क्या हैं 5 की, और फिर सोर्सेज क्या क्या हैं, कहीं से क्या कहते हैं कि हैंड एक्सेस मिलती हैं, है ना, वेपनरीज टाइप की मिलती हैं, और कहीं से क्या होता है कि पॉटरीज वगैरह मिल जाती हैं, कुछ भी मिल जाता है। तो उसके हिसाब से हमने इस पीरियड में आइडेंटिफाई किया कि कैसे वो डेवलपमेंट की ओर जाती है और कैसे कैसे इनका सब डिवीज़न होते गया है। तो फिर इस चीज़ को यहाँ पे हम देखेंगे, राइट। फिर द मोस्ट सेलिब्रेटेड रीजन पीरियड ऑफ द हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम देखेंगे। इनकी ऑरिजिन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनकी मेन होती है, व्हाट मेड इट मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन जो कि ये एग्जिस्ट करती थी, इसको देखेंगे। और फिर इससे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में हम वैदिक सिविलाइजेशन देखेंगे जो कि पास्टोरल रूरल सिविलाइजेशन थी। तो वो हमारा आता है पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, इकोनॉमी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन इन इंडिया। ये मोटा मोटी खास करके 2000 से लेकर के 500 तक में। इसमें आपको एक चीज़ें और ध्यान देनी है कि जो सब सिविलाइजेशन या फिर हुई थी, जैसे कि जारवे हुआ था महाराष्ट्र का, तो वैसे वैसे जो सिविलाइजेशन थे आपके, वो सब भी आपके हैं इसमें कंसीडर किए जाएंगे। तो फिर इसके बाद हम जाते हैं 5वां टॉपिक अपना जो है इवोल्यूशन ऑफ नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ऑब्वियसली जो वैदिक पे है उस पे हम आते हैं। टीचिंग ऑफ महावीरा, अच्छा अब 2 धर्म के बारे में हम आएंगे। तो ये आपका लेटर वैदिक पीरियड हो गया, ये आपका लेटर वैदिक पीरियड हो गया, ये आपका वैदिक पीरियड हो गया। फिर आपका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जैन एंड बुद्ध, इनके बारे में जानेंगे, इनकी सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और इनकी अप्रोचेस के बारे में जानेंगे। फिर हम आते हैं अगले मोस्ट सेलिब्रेटेड, ओके। तो हमारी फिर 7वीं जो टॉपिक है दैट इज़ अगेन द मोस्ट सेलिब्रेटेड टॉपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया, जिसमें बहुत सारे रिसर्च वर्क और बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स प्रेजेंट किए गए हैं। तो ये हमारा जो है ये फिर मगध आएगा। इसमें खास करके अशोका से रिलेटेड, उसके इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड, उनके जितने भी सब इंस्क्रिप्शंस में उन्होंने क्या मैसेज दिया था, कहाँ कहाँ से पाए गए थे, उनकी डिटेलिंग हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं फिर पोस्ट मॉडर्न की हिस्ट्री देखेंगे, सोसाइटी देखेंगे, इकोनॉमिक्स जो है, कल्चर है, रिलीजन है, और ख़ास करके इस पीरियड में एक स्पेसिफिक मेंशन है तमिलियन, जो कि संगम एज जो है, केरला, पुत्राज एंड एवरीथिंग, ये चीज़ें इस रीजन में हम देखेंगे। लेकिन शायद ये बहुत प्रिसाइज में देखना है, बहुत डिटेल में नहीं देखना है पीजीटी के हिसाब से, आई गेस। Then the another most celebrated moment of the Indian ancient history is the Gupta's period और post Gupta's period। तो ये फिर आपके 320 से शुरू होती है, इससे हम देखेंगे। एंड देन एक लास्ट टॉपिक है थीम्स इन अर्ली इंडियन कल्चरल हिस्ट्री, लैंग्वेज, टेक्स्ट, मेजर्स, स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो स्कूल ऑफ आइडियाज़, इस चीज़ को भी देखा जाएगा। फाइन।
फाइन। फिर हम एक हमारा ट्रांजिशन पीरियड होता है, आप इसको एंशेंट प्री मिडेवल भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको मिडाइवल भी कहना पसंद करते हैं। तो बेसिकली जो ट्रांजिशन होता है ना, इट एक्चुअली कॉल्स द डिफरेंस इन बिटवीन द इकोनॉमी, द सोसाइटी एंड द पॉलिटी। अब जैसे 1757 के बाद से इंडिया में नॉर्मली कंसीडर कर लिया जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है, जबकि वर्ल्ड में ये कंसीडर किया जाता है, वर्ल्ड मतलब यूरोपियन हिस्ट्री में, कि वो रेनेसा के बाद से हुई थी। यानी कि जब चर्चेस के रूल को ख़त्म किया गया था और जब एक ज्ञान का प्रकाश वाला जो समय आता है, रेनेसा कहते हैं, पुनर्जागरण जिसको कहते हैं, वो जब शुरू होती है तो उसे माना जाता है। वो पीरियड इंडिया में दैट इज़ एक्चुअली कंटेम्प्रेरी टू लाइक अकबर, जहांगीर, वो इंडिया में आती है लेटर ऑन। तो इंडिया की 1757 से क्या हुआ, इंडिया की पॉलिटी बदल गई, क्योंकि दीवानी राइट जो 1765 के बाद से मिलने वाली थी अंग्रेज़ों के हाथ में, वो चली गई। तो उसके वजह से फिर एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न बदल जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स बदल जाते हैं, गोल्स की वजह से इकनॉमी बदल जाती है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम उसने इकनॉमी की ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि उसने ये किया कि रेवेन्यू मुझे ज़्यादा लाना है, राइट। तो वो डिवाइस किया गया इंस्ट्रूमेंट, इट वाज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लाइक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, लाइक महलवाड़ी सिस्टम ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, लाइक ये जो सब चीज़ें हैं ये एक डिवाइसेस थे इकोनॉमी को बदलने के लिए, लोगों की लाइफ स्टाइल बदलने के लिए, कि आपको ये ट्रेड करना है, आपको ये पैटर्न यूज़ करनी है, आपको ये कल्टीवेट करना है ना, इन दिस वे। तो ये एक पॉलिटी बदलता है, ये इकोनॉमी बदलता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन बदलता है, तो इसको एक एरा चेंजेस, पीरियड चेंज कहा जाता है। तो इसमें खास करके 750 से तो उतना एंशिएंट और मिडाइवल के टाइम में उतना डिफ्रेंशिएट नहीं क्रिएट होता है, लेकिन हम मानते हैं कि जो मतलब मुस्लिम जो टाइम्स आती है इंडिया में, जो शुरू होती है, उससे एक माना जाता है कि हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, या फिर क्या कहते हैं कि इन्वेजन ऑफ गौरी हो गया, उनसे एक माना जा सकता है कि मतलब वो एक ट्रांजिशनल फेज़ आ रहा था। तो डिस्कशन करते हैं अगले टॉपिक सेक्शन बी पे कि इसमें क्या पढ़ना है। तो 750 से लेकर 1200 तक के बारे में ट्रांजिशनल जो पीरियड है इसके बारे में पढ़नी है। इसको आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया, इसमें पॉलिटी हुई, सोसाइटी हुई एंड इकोनॉमी हुई। तो जो मेन इसमें आपके मेजर डायनेस्टिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन नॉर्दर्न इंडिया, एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर्स, इंडियन फ्यूडलिज्म, राइज ऑफ राजपूत, द इम्पीरियल चोलाज एंड देयर कॉन्टेम्परेरीज इन पेनिनसुलर इंडिया। तो ये शायद नॉर्थ से लेकर के आपकी साउथ तक में कंप्लीट आपको पढ़नी है, जहाँ आपकी ट्रिपाइटाइट स्ट्रगल जो तीनों पार्टी की होती है, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलाज, वो आपको वो भी देखना है, चोलाज आपको साउथ में भी देखना है। फिर आपका आता है 750 से लेके 1200 तक में पीरियड जो आती है इंडिया की, एंड इसमें आपको जो कल्चर है, लिटरेचर है, कलहन है, हिस्टोरियन है, इन सब चीज़ों के बारे में देखना है, शंकराचार्य का थॉट्स देखना है, बेसिकली भक्ति कल्ट देखना है, इस्लाम का इंडिया में अराइवल देखना है, और फिर सूफिज़म भी देखना है जो कि उस समय का था। तो ये मोर और लेस लाइक अ कल्चरल पार्ट आपका हो जाएगा इसमें देखने के लिए। फाइन। अब हम पर्टिकुलरली जो देखने वाले हैं वो मिडाइवल एज देखने वाले हैं, एंड 30th सेंचुरी से इसने मतलब मामलुक से जो शुरू होती है 30th सेंचुरी में, ये इंडिया में अच्छी तरीके से सेटल करता है और ये फिर फ्लरिश करता है। तो गोरियन इन्वेजन है, फैक्टर्स बिहाइंड गोरियन सक्सेस है, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल कंसिक्वेंसेज, मतलब उसकी क्या क्या रिजल्ट हैं। फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, फाइन, फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द स्लेव डायनेस्टी, इल्तुतमिश, बलबन, द खलजी रिवोल्यूशन एंड अर्ली सल्तनत आर्किटेक्चर, फाइन, आर्किटेक्चर भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर है हमारा 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी, कॉन्क्वेस्ट, एग्रीगेरियन एंड इकोनॉमिक मेजर। फिर मोहम्मद तुगलक, उनके एंड पब्लिक वर्क, डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत एंड फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स।
एंड देन इब्न बतूता। तो बेसिकली जो हमारी इसमें ख़ास करके जो डायनेस्ट चलती आ रही हैं, खलजीज़ आएंगे, फिर तुगलक आएंगे, उसके बाद उनकी चीज़ों के बारे में देखनी है, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में देखनी है, एग्रीगेटिंग पॉलिसी के बारे में देखनी है, मार्केट पॉलिसी के बारे में देखनी है, और इरिगेशनल डिपार्टमेंट उनका देखना है। फिर अगर हम इसमें खास करके कह रहे हैं तुगलक में इन्होंने काम किया था इरिगेशन में। मोहम्मद तुगलक के बारे में हम बात करेंगे। इनकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो कैसे एक तरीके से फियास्को हो रही थी। फियास्को मतलब बवंडर क्रिएट कर रही थी। खास करके उनकी जो दौलताबाद तक वो राजधानी ले जाते हैं, फिर वो कॉइनेज में चेंजेस लाते हैं। ये सब उनकी देखने वाली चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। और साथ साथ बदलते हुए इसमें हम इकोनॉमिक सोसाइटी देखेंगे, है ना, कल्चर देखेंगे 13th-14th सेंचुरी में। तो पर्शियन लिटरेचर, अमीर खुसरो, ओके फाइन, टू बी वेरी स्पेसिफिक, अमीर खुसरो को देखेंगे। हिस्टोग्राफी देखेंगे ज़ियाउद्दीन बरनी की। एवोल्यूशन ऑफ द कंपोजिट कल्चर, सूफीज़म का सेकंड स्टेज देखेंगे, यहाँ पे लिंगायत देखेंगे। और ये जो भक्ति स्कूल जो शुरू हुई थी चैतन्य महाप्रभु से, फिर वो चीज़ हम देखेंगे कि ये जो सेकंड जो फेज़ होती है उसकी मतलब स्पिरिचुअल एंड कल्चरल जो कंपोनेंट जो होता है सिलेबस का, उन चीज़ों को फिर यहाँ देखा जाएगा। फाइन। कुछ लोकलाइट डायनेस्टी भी हैं, बंगाल के हैं, ज़ैनुल अबदीन कश्मीर से हैं, गुजरात से हैं, मालवा से हैं, और बहमनीज से हैं। विजयनगर और विजयनगर को देखेंगे यहाँ पे, लोदीज़ मुग़ल इनको देखेंगे यहाँ पे, सूर अम्पायर को देखेंगे। फाइनली शेर शाह को भी यहाँ पे हम देखेंगे। फिर इसके बाद आएगा आपका, इसके बाद भी कंटिन्यूएशन है आपका थोड़ा बहुत गुरु नानक का, भक्ति काल का, कबीर का, चैतन्य महाप्रभु का, सूफीज़म का। ओके, फिर हम आते हैं मुग़ल काल में, यहाँ पे अकबर में आते हैं और अकबर की पॉलिसीज़ देखेंगे। इनकी मज़हबदारी पॉलिसी होती है, इनकी जो पॉलिसी आती है, लैंड क्या कहते हैं कि रिफॉर्मेशन पॉलिसी जो होती है, भूमि सुधार पॉलिसी होती है, जो कि टोडरमल के द्वारा होती है, जो कि बेसिकली जो कि फिर से क्या कहते हैं फाइन। फिर अब हम आएंगे अकबर पे आएंगे और मुग़ल कालीन हमारा शुरू होता है। इनकी पॉलिसीज़ हम देखेंगे, इनकी लैंड रिफॉर्मेशन पॉलिसी देखेंगे, जो कि टोडरमल की कंट्रीब्यूशन होती है, जो कि अगेन आपकी शेर शाह की से डिराइव्ड ही होती है, उनसे इंस्पायर्ड होती है। और उसमें अबुल फजल हैं उनका, और बाकी जो लोग हैं इम्पॉर्टेंट लोग हैं। सुल-ए-कुल उन्होंने जो एक अपना दीन दिया था, रिलीजन दी थी, उसकी फ़ीचर्स क्या हैं, हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम दोज टाइम ऑफ एग्जिस्टिंग इस्लाम, एंड हाउ इट हैपन टू बी अ कंपोजिट रिलीजन आइडेंटिटी। उस चीज़ को देखेंगे कि वो हिंदू मुस्लिम जो चीज़ें हैं उसकी एक बीच की रियलिटी को, आइडेंटिटी को वो कैसे प्रेजेंट करना चाह रहे थे, वो कैसे देखते थे अपने टाइम में। इसके बाद हम लेटर अकबर जो रूलर्स हैं, जैसे जहांगीर हुए, शाहजहां हुए, औरंगजेब हुए, उनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं, और फिर उनका जो भी संघर्ष है अहोम के साथ, शिवाजी के साथ और मराठा के साथ, इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। फाइन। फिर हम लास्ट में इकोनॉमी देखेंगे, इस पीरियड की सोसाइटी देखेंगे, पॉपुलेशन हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ, टाउन हुआ, कॉमर्स हुआ, यूरोप का हुआ। अच्छा, फिर यूरोपियन लोग जो आए हैं, डचेज़ आए हैं, फ्रेंच आए हैं, और जो भी लोग आए हैं उनको देखेंगे यहाँ पे। ये हमारी सिलेबस का पार्ट है। कल्चर हो गया, और फिर लास्ट में जो है वो है फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में। तो जो उस समय विखंडन की प्रक्रिया हो रही थी मुग़ल काल से, तो जैसे कि आपके बंगाल अलग हो रहा था, निज़ाम अलग हो रहा था, ये सब कि जो भी जैसे कि आपके रीजन्स आ रहे थे, अवध के रीजन्स आ रहे थे, तो इनकी डेवलपमेंट कैसे हुई, इनकी ऑरिजिन कैसे हुई, कैसे पॉलिसी से अलग होते गए, कैसे डेवलपमेंट हो रही थी, फिर इस चीज़ को हम जानेंगे इसमें।
फाइन। फिर हम आते हैं सेक्शन सी में, और ये हमारा मॉडर्न टाइम है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि क्या ग्रेजुअली चेंजेस होती हैं पीरियड में, जो कि डिफाइन करता है इकोनॉमी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटी को, और एक पीरियड चेंज लाता है हिस्ट्री में, एक रेडिकल शिफ्ट लाता है, टेक्टोनिक चेंज लाता है हिस्ट्री में। तो इसमें हम ब्रिटिश रूल के बारे में स्टार्टिंग से देखते हैं कि उनके फैक्टर्स कैसे थे सक्सेस के पीछे, और फिर उनके जो स्ट्रगल हुए, खास करके उनके हुए स्ट्रगल मैसूर के साथ हुए स्ट्रगल, मराठा के साथ हुए स्ट्रगल, कॉन्फेडरेसी पॉलिसी लाया गया, सबऑर्डिनेट पॉलिसी आया था आपके, और फिर पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस आया था, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था लेटर ऑन इन द 19th सेंचुरी इटसेल्फ। उसके बाद हमारी कॉलोनियल इकोनॉमी है, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया गया था, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिजिकल प्रेशर्स, रेवेन्यू सेटलमेंट, ये जो दादा भाई नेहरू ने ये जो चीज़ें कॉन्सेप्ट जो ओरिजिन की थी, तो उनको इसने कैसे प्रूव किया था, और जो कि लेटर ऑन हम पढ़ पाते हैं सिलेबस में कि ये वाकई में चीज़ें हो रही थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम में इकोनॉमी से रिलेटेड। इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। फाइन। उसके बाद हम रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, तो जितने भी एजिटेशन हुए, जितने भी संघर्ष हुए, विद्रोह हुए, क्या कहते हैं, अपराइजिंग्स हुई, कॉजेज़, उसके नेचर और इम्पैक्ट देखेंगे अप टू 1857 तक, और उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राज जो होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है फिर 1858 में, है ना, फिर वो सेटल करती है। और इस पीरियड में फिर रिफॉर्मेटरी भी कुछ, सोशली भी कुछ काम हुए थे, और कल्चरली भी कुछ काम हुए थे, जो कि सोशल कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल हुआ था, जैसे कि ऑफिशियल सोशल रिफॉर्म मेजर्स 1828 से लेकर के 57 तक, ओरिएंटलिस्ट एंजलिस्ट कंट्रोवर्सी, कमिंग ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड द प्रेस, क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़, बंगाल रेनेसा, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन बंगाल एंड अदर रीजन, विमेन एज फोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म। तो विमेन शायद मिडाइवल में भी थी आपकी, यस, विमेन है आपके मिडाइवल में, उनका रोल है, हाँ, विमेन है, कंडीशन ऑफ वुमेन, और फिर विमेन की कंडीशन हम देखेंगे यहाँ मॉडर्न में भी कि यहाँ पे आपकी क्या रही है। फाइन। इसमें फिर हमारा पांचवा जो टॉपिक रहेगा वो इकोनॉमी रहेगा, जिसमें रेलवेज है, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है, ग्रोथ ऑफ लैंडलेस लेबर एंड रूरल इंडिपेंडेंस, famines, India as market for British industry, custom removal, exchange and countervailing excise, limited growth of modern industry. फाइन। फिर नेशनलिज्म हम देखते हैं यहाँ पे, अपराइजिंग देखते हैं, सोशल बैकग्राउंड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, पीजेंट, ट्राइबल अपराइजिंग, और फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो भी चीज़ें इवेंट में होती गई है ना, ये फिर हमारी सिलेबस की पार्ट होते जाती है, जो कि बहुत डेप्थ में ही आपको देखना होगा, एक एक चीज़ देखनी होगी, एक एक फैक्ट्स देखनी होती है, और यहाँ से क्या कह सकते हो कि स्टडी डेंसिटी जो होगी हिस्ट्री में वो बढ़ते जाती है, क्योंकि एक साल में 4 इवेंट ऐसे हो सकते हैं कि हो और वो सब इम्पॉर्टेंट हो जाए। सातवें टॉपिक पे हम आते हैं, इंट्रोवार इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंडस्ट्री एंड प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन, agricultural distress, the Great Depression, Ottawa Agreement and discrimination protection, the growth of trade unions, the Kisan movement, the economic programs of the Congress, Karachi resolution of 1931. As earlier said कि ये पूरी series of incidents हो रही हैं, उसी को सिलेबस में मेंशन किया जा रहा है। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, यू माइट बी नोइंग दिस अर्लियर एंड प्रोबेबली अगर आपको माइन्यूटली नहीं पता है तो आप जान भी जाएंगे। Nationalism under Gandhi's leadership, Gandhi's career, thought and method of mass mobilization, Rowlatt Satyagraha, Khilafat, non-cooperation movement, civil disobedience movement, फिर 1940 का सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया, डू और डाई। अदर स्टैंड्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट सिंस 1905 से लेकर के, मतलब जब गर्म दल वाले जो लोग आते हैं उनसे हम लोग शुरू करते हैं। इसमें constitutional political स्वराजिस्ट, liberal response cooperation, ideas of Jawaharlal Nehru, the left, socialist and communist, Subhash Chandra Bose and the Indian National Army, communal strands, Muslim League and Hindu Mahasabha, women in the national movement. Fine.
ये तो कुछ मोमेंट हो गए या कुछ पीपल कंट्रीब्यूशन हो गया, जैसे AC बोस का हो गया। फिर 10th टॉपिक है हमारी लिटरेरी एंड कल्चरल मूवमेंट। तो ये हुई टैगोर, प्रेमचंद, सुब्रमण्य भारती, इकबाल एज साइटेशन, एज एन एग्जाम्पल। और फिर टुवार्ड्स फ्रीडम में हम आते हैं, जो भी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर जो इलेक्शन होता है उसके बाद 37 से लेकर 39 तक। फिर पाकिस्तान मूवमेंट होता है, लाहौर सेशन होती है 1940 में, पाकिस्तान को डिक्लेरेशन किया जाता है बाय मुस्लिम लीग। रहमत अली 1932 में आपके पाकिस्तान का क्या कहते हैं कि कॉइनेज करते हैं टर्म को, वो ऑक्सफोर्ड के रिटर्न थे। तो ये एक जो कह सकते हो ना कि इलेक्शन के बाद से 39 से लेकर के अप टू 47 तक एक बार्गेन पॉलिटिक्स हो रही थी। नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या था, आप या तो पार्टीशन करना चाह रहे थे या पार्टीशन रोक रहे थे, लेकिन यहाँ बार्गेन हो रही थी, तो इसमें उनका रोल उस हिसाब से ज़्यादा प्रेशर बनता है, क्रिएट होता है, तो वो रोल ज़्यादा था। क्योंकि इस बीच में सिर्फ एक ही बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी जो इंसिडेंस है, दैट वाज 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि गांधी जी के द्वारा दिया गया था, बट इवेंचुअली पहले दिन ही सबको जेल में डाल दिया गया, राइट। तो उसकी जो लोकलाइज फैक्टर है, जैसे चित्तू सिंह हो गए, वो बलिया उलिया में कहीं हो गए, पूर्वी यूपी में, तो ऐसे ऐसे जो लोकल गवर्नेंस की जो डिक्लेरेशन होने लगी हर जगह, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि कंसोलिडेटेड फॉर्म में नहीं हो रहा था, वो संगठित तौर पे नहीं हो रहा था, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो फिर हिस्ट्री का जो कोर्स ऑफ डिस्कोर्स गया, वो फिर पार्टीशन को लेकर गया, मुस्लिम लीग का क्या कहते हैं कि रोल को लेकर के गया, और साथ में इंडिया के इंडिपेंडेंस को भी लेकर के गया, क्योंकि आप जानते ही हैं कितने जल्दी मिलने वाली थी, कितनी जल्दी नहीं मिलने वाली थी, कितने प्लान्स हैं, वेबल्स प्लान है, कैबिनेट कमेटी है, सब लोग आ रहे थे डिस्कशन करने के लिए। तो फिर इसी में जो मैंने बताया कि पोस्ट 1945 अपसर्जेस, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, तेलंगाना अपराइजिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन एंड द ट्रांसफर ऑफ पावर 15 अगस्त 1947। तो फर्स्ट फेज ऑफ इंडिपेंडेंस अब हम आ गए आज़ादी में 1947 से लेकर 64 तक, जो कि नेहरू काल तक था, आपका जेल नेहरू तक के काल तक था। तो फेसिंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, तो पार्टीशन में कंसिक्वेंसेज जो उसकी क्या कहते हैं कि परिणाम आए, वो चीज़ें क्या आई थी। अब हुआ ये कि इंडस्ट्रीज़ थी पाकिस्तान में आज के, और खेती वगैरह जो होती थी, रॉ मटेरियल था, वो इंडिया से जाता था, जैसे कॉटन मिल्स जितने भी हुए हैं, शुगर मिल्स जितने भी हुए हैं, वो सब पाकिस्तान में, कराची में होती थी। तो आपने फैक्ट्रीज दे दिया और आपके पास रॉ मटेरियल रह गया, तो फिर से आपको डेवलपमेंट करनी है, फिर से आपको इंडस्ट्रीज लगाने हैं। एक नई तरह की चैलेंज थी आपको, जहाँ एग्रीकल्चर भी चीज़ों को देखना है, जहाँ इंडस्ट्रीज भी चीज़ों को देखना है ना। तो फर्स्ट फेज ऑफ इंडिपेंडेंस, फेसिंग द कंसिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, गांधी जी का मर्डर, इकोनॉमिक डिसलोकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, ये तो एक बड़ा इशू था लिंग्विस्टिक बेसिस पे और रीजनल आइडेंटिटी के बेसिस पे। द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1950, एग्रीगेटेड रिफॉर्म्स, बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल वेलफेयर स्टेट, प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, रिलेशन विथ नेबर्स, फाइन। हाँ, तो ये पंचशील भी इसमें आएगा ना आपका। नेहरूरियन पॉलिसीज़ जो था उसका फॉरेन पॉलिसी, वो तो पंचशील पे ही बेसिस था, तो ये चीज़ एक मेजर कंपोनेंट बन जाती है इस फेज़ में। देन आफ्टर इनलाइटमेंट एंड मॉडर्न आइडियाज़, तो रिनासा बैकग्राउंड, मेजर आइडियाज़ ऑफ इनलाइटमेंट, कैंट, रोशू, और स्प्रेड ऑफ इनलाइटमेंट आउटसाइड यूरोप। अब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के तरफ में आ रहे हैं, हिस्ट्री के तरफ में आ रहे हैं, और उसकी हम जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो हम विशेषता है, जो कि हिस्ट्री का पार्ट बनता है, हम उसके तरफ अब जाएंगे। तो चर्चेस पीरियड यहाँ पे ख़त्म होती हैं, उसके बाद पुनर्जागरण का दौर शुरू होता है, रिनासा का दौर शुरू होता है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ से शुरू होंगी। रिनासा हुआ, कैंट और रोशू, उसके बाद हमारा यूरोप के बाहर इनलाइटमेंट का स्प्रेड कैसे होता है, और राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़ अप टू द मार्क्स, ऑरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, तो यूरोपियन स्टेट्स सिस्टम, अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड आफ्टरमाथ, जो कि इस पीरियड में है, ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, फ्री ट्रेड्स एंड
chartists. Okay, chartists. Industrialization. English Industrial Revolution causes an impact on society. Industrialization in other countries, USA, Germany, Russia, Japan. Socialist industrialization, Soviet and Chinese. Okay, इसकी डिफरेंस क्या हुई? सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोवियत एंड चाइनीज़. उसके बाद हम आते हैं नेशन स्टेट सिस्टम पर. तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी, ठीक है, एंड नेशनलिज्म स्टेट बिल्डिंग इन जर्मनी एंड इटली. तो इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स थ्रू द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, कंट्रीज टूटने लगते हैं. इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, colonial system, exploitation of new world, transatlantic slave trade, tribute from Asian conquests, types of empire, of settlement and non-settlement, Latin America, South Africa, Indonesia, Australia, imperialism and free trade, the new imperialism. आई होप सो कि आप जो भी सिलेबस मैं अभी रीड ऑन कर रहा हूँ आप इसे को रिलेट कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि क्या क्या चीज़ें पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको अप्रोच करना है टॉपिक्स के ऊपर में. मैं रीड ऑन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जान सको माइन्यूटली हर चीज़ों को कि क्या क्या इसमें पूछी जाने वाली हैं. फिर रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन आता है. 19th सेंचुरी यूरोपियन रिवोल्यूशन, द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917, ठीक है ना, बॉल्शेविक और मेनशेविक. फिर फासिस्ट काउंटर रिवोल्यूशन इटली एंड जर्मनी, द चाइनीज़ रिवोल्यूशन ऑफ 1949. उसके बाद तो वर्ल्ड वार आता है, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार आएगा, सोशलिस्ट इम्प्लीकेशंस आएगा. तो इसमें जो भी वर्ल्ड वार के कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेज है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज है, कैसे कैसे जो भी चीज़ें हुई हैं उनको देखना है. सेकेंड वर्ल्ड वार को देखना है. फिर इमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक्स, है ना, एक्सिस एंड ट्रिपल इंटेंट, एक्सिस पावर एंड ट्रिपल इंटेंट. तो इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट यूरोप, यूएस स्ट्रैटेजी, कम्युनिस्ट ईस्ट यूरोप, इमर्जेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड एंड नॉन अलाइनमेंट, इंडिया का रोल है यहाँ पे फिर से, एंड यूएन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. फिर थोड़ा सा और हम दायरा बढ़ाते हैं क्योंकि सिलेबस ने दायरा बढ़ाया है ऑफ कोर्स. तो ये हम लैटिन अमेरिका में ले जाता है. लैटिन अमेरिका में कहाँ लेता है? बोलीविया लैटिन अमेरिकन कंट्री है जो कि लैंड लॉक कंट्री है, वहाँ जाता है. ची गुवारा फेमस नेम है वर्ल्ड हिस्ट्री में, ही बिलोंग्स टू देयर. फिर अरब वर्ल्ड में आते हैं, इजिप्ट में आते हैं. अफ्रीकन अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी यानी नेल्सन मंडेला. और साउथ ईस्ट एशियन वियतनाम, मतलब यूएस वियतनाम वार से रिलेटेड ही ये चीज़ें हैं. डी कोलोनाइजेशन एंड अंडर डेवलपमेंट. डी कोलोनाइजेशन, ब्रेकअप ऑफ कॉलोनियल एम्पायर, ब्रिटेन, फ्रेंच एंड डच. फैक्टर्स कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका. यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप, फाइन. तो पोस्ट वार फाउंडेशंस, नाटो एंड यूरोपियन कम्युनिटी, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोपियन यूनियन. और फिर फाइनली हमारा जो ये टॉपिक जो जाता है वो आता है सोवियत डिसइंटीग्रेशन एंड यूनिपोलर वर्ल्ड 1, माइंड इट, 1991. तो फैक्टर्स क्या आते हैं इसके कोलैप्स होने के, सोवियत कम्युनिस्ट के और यूनियन के. फिर पॉलिटिकल चेंजेस क्या होने लगे इन 3 सालों में, एंड एंड ऑफ द कोल्ड वार. इसी के साथ कोल्ड वार भी होता है क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो जाता है. एंड फिर यूएस की जो हेजेमनी है वो शुरू होती है. और ये फिर ग्लोबलाइजेशन. दिस इज़ द फाइनल टॉपिक. आई प्रोबेबली गेस शायद ये आपके सिलेबस का फाइनल टॉपिक है ना. तो कुछ चीज़ें और मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ आज की इंट्रोडक्शन पीजीटी क्लासेस में कि जो सिलेबस तो आपके मैंने पीरियड वाइज आपको समझा दिए, बता दिया, इंट्रोडक्शन करा दिया. एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड है,
कल्चरल चीज़ को आप इस तरह से भी ले सकते हो, 2 पार्ट में डिवाइड करके, कि जो एंशिएंट के पार्ट हैं उसको एक तरीके से सेग्रीगेट किया जाए, विखंडित करके पढ़ा जाए, अलग करके पढ़ा जाए, और फिर जो आपके मिडाइवल में है उसको फिर से अलग करके पढ़ा जाए, सेग्रीगेट कर सकते हैं उसको पढ़ने के लिए। क्योंकि आपको क्या है ना कि वो फिर कल्चर चीज़ हो गई और फिर आर्कियोलॉजी चीज़ हो गई, वो फिर फंसा देती है। तो बेटर होता है कि पॉलिटिकल चीज़ें देखो, उसका सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, या उसकी कोई पॉलिसी है जो कि पॉलिटी के ऊपर डिसाइड करती है। इन चीज़ों का एक होना चाहिए, डायनेस्ट हिस्ट्री एक होनी चाहिए, और फिर कल्चरल और आर्कियोलॉजी जो चीज़ें होती है वो फिर अलग होनी चाहिए। इसके अलावा फिर कुछ मटेरियल के बारे में, सोर्सेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी सोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एवरीबॉडी, कि आपके पास अभी टाइम है तो आप NCERT के साथ शुरू करें। दिस इज़ वेरी फंडामेंटल। ये बहुत ही एक क्या कहते हैं कि मूलभूत चीज़ होती है कि आप अपने प्रिपरेशन को है ना आगाज़ दें तो वो NCERT के साथ दें। NCERT में UPSC ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछती है NCERT से। आप बहुत सारे से माइन्यूट चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे माइन्यूट फैक्ट्स होते हैं जो कि हम डिसरिगार्ड कर देते हैं, जिसको हम है ना निकाल लेते हैं कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत पढ़ा सा है। बट रिपीटिशन तो होती है क्वेश्चंस में, वो तो पूछी जाती हैं, और प्रोबेबली हल्के क्वेश्चंस ही कभी कभी नहीं हो पाते हैं। भारी क्वेश्चन तो 10-15 होते हैं, फिर मीडियम टाइप होते हैं, फिर 15, 20, 30, 40 क्वेश्चन तो जो होते हैं वो ईजी टाइप होते हैं, तो उन पर तो काउंट ऑन करना पड़ता है ना। तो NCERT इज़ वेरी बेसिक बुक, वेरी फंडामेंटल बुक, बट वेरी एसेंशियल बुक, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। फिर इसके अलावा आप एलिमेंट्री नॉलेज के लिए सेकेंडरी सोर्सेज में अगर हो सके तो हालांकि टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के स्केड्यूल जो हैं वो अभी तक फाइनलाइज, डेट्स जो हैं वो फाइनलाइज शायद नहीं हुए हैं प्रोबेबली। लेकिन अगर आपको अगर लगता है कि फिर भी अगर न्यूट्रल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे अगर चाहिए NCERT के अलावा, तो इट कुड बी इग्नू के नोट्स, है ना। तो इग्नू के नोट्स अगर आपके पास समय है, या फिर यू हैव द कमांड ओवर अ टॉपिक, और अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कमांड बनाना चाहते हैं, देन यू कैन कंसिडर दिस इग्नू नोट्स। दो आई डोंट रिकमेंड, मैं सभी के लिए ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी इस चीज़ के बारे में नहीं जाएं, क्योंकि एक तो इसके साथ प्रॉब्लम है कि ये मिलेगी नहीं, दूसरी ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, समय बर्बाद हो जाएगा, और समय का जो प्रबंधन है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा उसकी आवश्यकता है अभी, कि आप जितना क्रिस्प तरीके से पढ़ें और जितना कोहेरेंट तरीके से, यानी कि दृढ़ निश्चयी होकर के एक ही चीज़ के ऊपर पढ़ें, फोकस होकर पढ़ें, इधर उधर का नहीं सुने ज़्यादा, क्योंकि आपको समय तो लिमिटेड है सबके पास, लेकिन उसमें सबको पढ़ाई करनी है अपनी, और जितना कमांड होगा टॉपिक पे, आपकी चांसेस, आपकी प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इफ़ पॉसिबल तो झारखंड लाइव प्रयोजन क्लासेस से अगर कुछ नोट्स वगैरह मिल पाता है, इट विल बी वर्थ कंसिडरिंग। आपको इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्साइज रहेंगी, बहुत पिक्यूलियर रहेगी, पर्टिकुलर रहेगी, और आपके टॉपिक के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सूट करेगा आपको, समय बचाने में भी और डेटा इन्फॉर्मेशन जुगाड़ने में भी, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए उस हिसाब से। दो, अगर आप फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि इसके अलावा रेफरेंस बुक में हम क्या जा सकते हैं, तो मेरी रेफरेंस बुक वही रहेगी जो कि नॉर्मली UGC या UPSC से रिफर्ड होती है, यानी कि जो जनरली एकेडमिया में जो यूज़ होती है। अब अगर आप बात करते हो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, तो द मोस्ट सेलिब्रेटेड बुक इज़ फ्रॉम RS शर्मा। फिर उपेंद्र सिंह की बुक आती है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी हैं, मनमोहन सिंह की बेटी हैं, बट उनमें क्या है कि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के, यानी कि प्री हिस्ट्री से लेकर के 1200 तक समथिंग वो सिर्फ लिखी हैं, उन्होंने लिखा है। तो यानी कि जो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो एक है ना एक काल जो है आपका, जो कि डिटरमाइंड नहीं है 750 से लेकर के 1200 तक, इसको आप मिडाइवल बोलिएगा, या फिर आप इसको प्री मिडाइवल बोलिएगा, या इसको लेटर एंशिएंट बोलिएगा, क्योंकि डेफिनेट नहीं होती है। इस पर डेफिनेट सिर्फ एक ही चीज़ होता है, वो ट्रिपार्टाइट वार होता है, और कुछ रीजनल स्टेट के जो हैं वो रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो अप टू देयर शी हैज़ रिटन। उसके अलावा एक बुक है इसके पांडे की, जो कि इलाहाबाद के ही प्रोफेसर हैं, इनकी एक बुक आती है। रोमिला थापर, मॉरियंस पे तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और एक बुक है जो कि ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं, एल बाशिम, द वंडर दैट वाज इंडिया। ये प्रोबेबली आपको हिंदी में भी मिल सकती है और शायद इंग्लिश में भी मिल सकती है, मे बी। यू नीड टू गो एंड
आप जाके देखिए बाज़ार में। बट एक चीज़ मैं ये कहूँगा ना कि हर हिस्टोरियन का ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशंस होती हैं। तो रिगार्डिंग ये कि मैं 2 या 3 बुक पढूँ और उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ को समझूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जेपीएससी, पीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स में, या फिर इनफैक्ट यूपीएससी के प्रीलिम जैसे एग्ज़ाम में आप क्या कहते हैं कि लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अपने चीज़ों पे ऑब्जेक्टिविटी है ना, वो ज़्यादा बना करके रखें रादर कि इंटरप्रिटेशन की ओर जाएँ। रेफरेंस में सिर्फ इसीलिए दिया कि अगर आप उसको डिटेल में उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे कैसी हो रही थी और उन्होंने कैसे इसको लिखा है, क्या समझा है, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाती है। उसी तरह से मिडाइवल में अगर आप आते हैं तो फिर द वंडर डैट वाज इंडिया इस ए रिजवी अगेन। तो द वंडर डैट वाज इंडिया की 2 ही सीरीज़ आती है, एक मॉडर्न में, ये एक एंशिएंट में आती है एल बैशम की, और एक मिडाइवल में आती है एस ए रिजवी की। शायद तीसरा कोई ऐसा ऑथर हुआ ही नहीं इतना बढ़िया लिखने वाला कि उन्होंने मॉडर्न सीरीज़ निकाली हो। इसके अलावा इरफान हबीब और इच्ची वर्मा हिंदी में लिखते हैं, जिनको हिंदी में सहूलियत होती है पढ़ने लिखने में और हिंदी में रिलेट कर पाएंगे चीज़ों से। बट माइंड यू वन थिंग कि हिंदी वाली जो बुक है इच्ची वर्मा यानी कि हरीश चंद्र वर्मा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है से रिकगनाइज्ड है वो चीज़ें, तो उनकी 2 वॉल्यूम में आती है और दोनों वॉल्यूम बहुत मोटी मोटी होती हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा सिर्फ एक पीरियड के लिए। तो ये एक चीज़ें हैं। फिर आप मॉडर्न में आते हैं तो विपिन चंद्रा द मोस्ट सेलिब्रेटेड नेम, इनकी आप एनसीईआरटी तो ज़रूर ही पढ़ें, और फिर इनकी जो टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक जो आती है वो भी आप देख सकते हैं। फिर बच्चों की सबसे ज़्यादा फेवरेट है स्पेक्ट्रम, इसको भी आप देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम का जो लैंग्वेज है, स्पेक्ट्रम की जो प्रेजेंटेशन है, अगर उसी हिसाब से आप मॉडर्न और एंशिएंट को भी आप रखते हैं तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। आप प्रिपरेशन के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, समय के प्रबंधन के हिसाब से, तैयारी के हिसाब से वास्तुनिष्ठता आपकी उसमें रहेगी। और एक पलासी टू पार्टीशन है और एक बीएल ग्रोवर है। बीएल ग्रोवर को मैंने पढ़ा है सिंस माय मास्टर्स स्टे, और बीएल ग्रोवर मुझे इसलिए अच्छी लगी है कि उसमें जो सेग्रीगेशन की गई है ना चीज़ों को, वो क्रोनोलॉजी के हिसाब से नहीं की गई है। कि वो अगर आप क्या कहते हैं कि अगर कॉलोनियल एक्ट पढ़ रहे इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एक्ट से, तो वो सब एक्ट्स को एक साथ लिखते हैं। अगर गवर्नर जनरल के बारे में लिखते हैं तो सिर्फ उनको वो एक साथ लिखते हैं। तो आप स्पेसिफिक चीज़ें जैसे कि वार्स हैं, तो एंग्लो मराठा वार्स है, उसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया चारों को। फिर क्या कहते हैं कि एंग्लो मैसूर वार है, उसको एक ही बार में बता दिया, एक ही जगह बता दिया, तो आप रिलेट कर पाते हैं फटाफट कि अच्छा एट ए मोमेंट ऑफ टाइम वो क्या चीज़ें थी या क्या चीज़ें नहीं थी। तो ये एक चीज़ें हैं कि आप इसको बाज़ार में देख सकते हैं, आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और मॉडर्न क्या कहते हैं कि फाइनली वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, वर्ल्ड हिस्ट्री पे अगर हम आते हैं तो एनसीईआरटी इज़ अ वेरी मस्ट थिंग। इसको आप अंडरमाइन मत करना, इसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, थोड़ी मोटी है बट इट्स वर्थ, उसके काबिल है कि आप उसमें समय अपना दें, इन्वेस्ट करें। तो एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कुछ और भी जानना चाहें तो उसमें 2 नाम और हैं जो कि फ़ेमस हैं। अगर इंडियन बुक के ऑथर्स के बारे में बात करो तो जैन एंड माथुर आते हैं, और अगर फॉरेनर्स का बात करें तो नॉर्मन लॉवे आते हैं, LOWE लॉवे, नॉर्मन लॉवे एंड जैन एंड माथुर। अब थोड़ी सी हम सोर्सिंग के बारे में बात करते हैं कि आपकी जो सोर्सिंग होती हैं उसकी प्रायोरिटाइजेशन आपको कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और सोर्सेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर आप एकेडमिक्स बुक से पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने रेफरेंसेस बुक के नाम लिख दिए, वो एकेडमिक्स बुक्स थे, तो उसकी अपनी खूबी है और खामी है, दोनों हैं। तो इंटरप्रिटेशनल्स यानी कि हर ऑथर ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया है, तो वो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जो थाट्स होते हैं वो तो आपका खोल देगा, बट ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है आज की डेट में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ को समझने में कि हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझे हिस्ट्री को, है ना, जो डिबेट होती है, तो इसमें एकेडमिक्स बुक का बहुत बढ़िया रोल होता है अगर आप पढ़ के उसकी इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये टाइम बाउंड होती हैं, बट एकेडमिक करिकुलम के हिसाब से होती है। ये इसकी एक अच्छी बात भी है, ख़राब बात भी है। जैसे कि आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेपीएससी की करेंगे, चाहे यूपीएससी की करेंगे प्रोबेबली, तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है। तो इसमें कुछ पोर्शंस हैं
वो इररिलेवेंट हो जाते हैं, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है, वो ज़रूरी बेज़रूरी हो जाते हैं वो चीज़ें, है ना। बट उनकी जो सोर्सिंग होती है इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि वो ऑथर्स की होती है तो उसमें रिसर्च वर्क होता है ना। हिस्टोरिकल सोसाइटी में वो प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारा समय गुजार चुके होते हैं, तो उसकी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ही ऑथेंटिक होती है। ओरिजिनल कंटेंट होता है, ISBN होता है जो कि ऑथेंटिसिटी देती है, और एकेडमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है इसका। बट कॉम्पिटिटिव वैल्यू इसकी रिलेटिव हो जाती है, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस हिसाब से पढ़ाई कर पाते नहीं कर पाते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव बुक्स आ जाती हैं आपकी, तो एकेडमिक वैल्यू तो इसकी थोड़ी कम हो ही जाती है रेफरेंस वैल्यू से, बुक से, बट कॉम्पिटिटिव वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी। बेटर टाइम मैनेजमेंट होता है, आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ और बहुत काम की बातें चीज़ें आप पढ़ पाते हैं। प्रिसाइज एंड रेलिवेंट टॉपिक्स होते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यही होती है कि एकेडमिक कैरिकुलम नहीं होता है, तो आपको छांटना नहीं पड़ता कि ये ज़रूरी है बेज़रूरी है। आपको जो समझ में आता है, मतलब जो कुछ ही है उसमें आपको पढ़ना ही है उसमें। फिर एडिक्वेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो ठीक है ठाक ही रहेगा। ISBN अगर रहता है तो ज़्यादा प्रिफरेबल रहता है, यानी कि कॉपी पेस्ट नहीं है, यानी कि ऑथर्स ने थोड़ी बहुत ही सही, एकेडमिक से कम ही सही, लेकिन मेहनत तो की ही है, और उसको जस्टिफाई भी कर सकता है ओरिजिनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे। और सटल एकेडमिक वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये एक चीज़ें हुई। और फिर फाइनली आपकी होती है कि जेरोक्स और कोचिंग वाली जो मटेरियल्स होती हैं, तो अगर वो क्रिस्प तो होती हैं रिमाइंडिंग के लिए, फाइनल टाइम के लिए, 11th आवर 12th आवर के लिए तो बहुत बढ़िया होती हैं, बट उनकी कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक वैल्यू नहीं होती है। बट सबसे ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम जो होता है ना, वो मिस इन्फॉर्मेशन का होता है, वो प्लेगरिज्म का होता है। चलो प्लेगरिज्म तो एक अलग बात हो गई, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन होता है जिसके ऊपर वो कोई गारंटी नहीं देते हैं। अगर मार्केट में क्या कहते हैं बिना क्रेडिबिलिटी का कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है, अगर आप उसी के बेसिस पे जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो सोचो आप कितने खुद के साथ ब्लंडर करने वाले हो। तो दिस इज़ समथिंग डैट अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई फिर, है ना। तो क्रेडिबिलिटी तो ऑप्शन रहती है, विश्वसनीयता की तो ऑप्शन उसमें रहती ही है। कॉपी पेस्ट मटेरियल रहता है, मतलब कि कोई भी कंपटीशन वाली बुक से निकाल लो, कोई भी एकेडमिक वाली बुक से निकाल लो और अपना खुद का कंपाइलेशन कर दो, जो कि जनरली आप इधर उधर देखते ही हो। बट इसमें प्रॉब्लम भी ये भी होता है ना कि इतना कॉम्पैक्ट होता है, इतना छोटे में होता है ना कि आपकी गहनता नहीं देता है, आपको कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं देता है आपकी तैयारी में। तो इस चीज़ को आप माइंड करिएगा। वो 11th आवर के लिए ही हो सकता है, और वो तब होता है जब आप पढ़ चुके होते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हुए होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन पहले शुरू तैयारी करिएगा तो लोग वही वाला मटेरियल लेके बैठते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दिस। आपकी सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे क्लासेस हैं दैट इज़ ओके, बट उसके अलावा 2 घंटे के बाद आप 22 घंटा किस चीज़ के साथ, किस नोट्स के साथ, किस सोर्स के साथ आप गुजार रहे हैं, दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्विटेंशियल। स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा आपके एग्ज़ाम्स को लेकर के, कि पहले तो जितनी जल्दी हो सके आप NCERT अपना कंप्लीट करें एज सुन एज पॉसिबल, ASAP ASAP। इससे एक फ़ायदा आपको ये भी होगा ना कि अगर विद इन द क्लास जब भी कोर्स सर हम यहाँ शुरू करते हैं JLPC झारखंड लाइव प्रयोजन क्लासेस में, तो आपको पता रहेगा कि मुझे क्या डाउट हो रहे हैं, तो आप रियल टाइम में आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको एंशिएंट पढ़ा करके मॉडर्न में चला गया 1 महीने के बाद और फिर आप यू आर अराइजिंग अ क्वेश्चन। ऑल्दो आई एम हियर टू आंसर यू एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। मैं आपको जवाब दे रही है, आपकी बनती है, जवाबदारी आपकी बनती है कि मैं आपको दूं, बट आप ना मोमेंटम इसे ब्रेक करते हो अपना। मेरा क्या है, मैं तो क्लासेस के बाद कर दूंगा। तो ये भी चीज़ें बताएगी कि फिर आप सिंसियर नहीं हो पढ़ाई को लेके, और अगर आप सिंसियर नहीं हो तब कंपटीशन में बहुत पीछे हो, मतलब ऑलरेडी पीछे हो। फिर मिक्स बैगेज ऑफ एकेडमिक्स प्लस कॉम्पिटिटिव बुक्स। तो जैसे मैंने तीनों सोर्सेज के बारे में बोला कि आप एक कम्प्लीटली एक चीज़ पे रिलाई मत करिए। NCERT पढ़िए, लेकिन कुछ रेफरेंस बुक लीजिए और कुछ या तो कॉम्पिटिटिव बुक्स ले लीजिए या तो कुछ ऐसे बुक्स नोट्स लीजिए। नोट्स किसी भी इंस्टीट्यूशंस के हो सकते हैं जिसमें अच्छी सी रिसर्च की हुई और प्रेजेंटेशन बहुत सटीक हुआ हो। ये ज़रूरी भी होता है कि अगर मान लो कि अगर आप सिर्फ एक ही रेफरेंस बुक पढ़ते हो, हिस्ट्री इज़ अ काइंड ऑफ अ टॉपिक जिसमें आपको बुक्स तो पढ़नी पड़ती हैं,
बट उसकी एक वजह अलग होती है। लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना हो ना तो बहुत ज़्यादा आप मतलब रेफरेंस बुक नहीं प्रीफर करना चाहिए। आप एक पढ़ो, उसके बाद कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखो कि जितना सिलेबस में रिक्वायर्ड है मुझे उसी हिसाब से पढ़ना है। 4 स्टेप पॉलिसी रखो आप, स्टडी, टेस्ट, रिवीजन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। स्टडी यानी कि वन वे इन द सेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सो दिस बिकम स्टडी। पढ़ाई हो गई है, अध्ययन हो गया आपका, टेस्ट हो गए आपने टेस्ट लिया। उसके अलावा रिवीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, यू नीड टू होल्ड कमांड ओवर दैट, तो वो आपकी मेमोरी में होनी चाहिए। और चौथी चीज़ होती है ब्रेनस्टॉर्म मतलब मेरा आपका डिस्कशन। अब आपको तभी तो आप डिस्कशन कर पाओगे जब पढ़ाई आपने की है और वो कोई डाउट है, एंड दिस बिकम 2 वे। तो स्टडी थी वो 1 वे था, ब्रेनस्टॉर्म में वो 2 वे हो गया। आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो एंड मे बी फॉलो अप क्वेश्चन मैं भी आपसे लूँ, है ना। और फाइनल चीज़ें ये मैं कहूँगा कि कमांड योर सिलेबस एंड कमांड योर फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर और मैम, हूएवर यू आर लिसनिंग टू मी। अगर फोकस नहीं है आपके पास तो फिर मतलब डिटर्मिनेशन ये क्वेश्चन हो जाएगी, आपकी प्रतिबद्धता जो है आपकी एग्ज़ाम की तरफ वो क्वेश्चन होती है। आप मान लो सिलेबस जैसे तैसे ख़त्म करते हो, लेट स्टार्ट करके टाइम ब्रैकेट वो कम कर लो, या जल्दी स्टार्ट करके आप थोड़ा सा डेविएट कर जाओ, थोड़ा सा भटकाव आ जाए, तो फोकस तो जा रही है। तो आप रिकॉल कैसे करोगे, आप मेमोरी में रिकॉल कैसे करोगे, है ना। जो तो ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो मैंने बात की कि आप बात करोगे, एक सेशन होगा कि किनको क्या इशू है, चाहे मैं ही ओरली आपसे पूछूं और उसको आप जवाब दें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि एक राइट स्ट्रैटी में, राइट एटीट्यूड्स के साथ और राइट इंस्टीट्यूशन के साथ आप आगे बढ़ें। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर यू। और कुछ भी और रिक्वायर्ड होगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप JLPC के नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन, ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन, रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़, रिगार्डिंग एनी अदर थिंग दैट यू नीड टू नो, जो भी आपको जानना है। एंड आई एम साइनिंग ऑफ, माई सेल्फ अचल प्रियदर्शी। जोहार, नमस्कार।